एक साधारण सा दिखने वाला बुखार असल में कितना खतरनाक हो सकता है, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। आज हम बात करने वाले हैं डेंगू की, एक ऐसी बीमारी जो चुपके से आती है और दुनिया भर में लाखों लोगों को अपनी चपेट में ले लेती है। ये आंकड़ा देखिए, 3.9 अरब। पता है ये कितना होता है? ये है दुनिया की लगभग आधी आबादी। जी हाँ, आधी दुनिया डेंगू के खतरे में जी रही है। तो जाहिर है ये कोई मामूली बीमारी नहीं है, ये एक ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस है। तो सवाल ये है कि आखिर ये बीमारी इतना बड़ा वैश्विक खतरा बन कैसे गई। चलिए इसी को समझते हैं। सोचकर देखिए, दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में डेंगू एक तरह से घर कर चुका है। हर साल लगभग 39 करोड़ नए इन्फेक्शंस होते हैं और इनमें से करीब करीब 10 करोड़ लोगों में तो बाकायदा बीमारी के लक्षण दिखते हैं। और जो सबसे चिंता की बात है वो ये कि अब ये सिर्फ शहरों का मसला नहीं रहा, बल्कि गांवों में भी ये तेजी से अपने पैर पसार रहा है। अब आते हैं डेंगू के सबसे शातिर पहलू पर, इसके धोखे पर। पता है डेंगू इतना खतरनाक क्यों है? क्योंकि ये वायरस हमारे अपने ही इम्यून सिस्टम, हमारी अपनी रक्षा प्रणाली के साथ एक बहुत ही खतरनाक खेल खेलता है, और यही खेल इसे इतना जानलेवा बना देता है। तो इस कहानी में दो मुख्य किरदार हैं। पहला है खुद डेंगू वायरस यानी असली विलन, और दूसरा है इसका वाहक एडीज मच्छर, जो इस वायरस को एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंचाता है। यहां एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है। डेंगू का सिर्फ एक टाइप नहीं होता, इसके 4 अलग अलग लेकिन मिलते जुलते टाइप होते हैं, जिन्हें हम सीरोटाइप कहते हैं। अब बात यह है कि अगर किसी को एक टाइप का इन्फेक्शन हो जाए तो उस टाइप के लिए तो जिंदगी भर की इम्यूनिटी मिल जाती है, लेकिन बाकी 3 के खिलाफ सिर्फ कुछ समय की टेम्परेरी प्रोटेक्शन मिलती है। और यहीं से शुरू होता है वायरस का असली दोहरा खेल। पहली बार जब इन्फेक्शन होता है तो वो अक्सर एक आम फ्लू की तरह आकर चला जाता है, लेकिन खेल तब बिगड़ता है जब दोबारा इन्फेक्शन होता है, और वो भी किसी दूसरे टाइप के डेंगू वायरस से। तब होता क्या है कि हमारे शरीर में पहले से मौजूद एंटीबॉडीज, जो असल में हमें बचाने के लिए बनी थी, वो नए वायरस की मदद करने लगती हैं। एक तरह से वो दुश्मन से जा मिलती हैं, और इसका नतीजा शरीर में एक इम्यूनोलॉजिकल कैटास्ट्रोफी यानी एक तरह का महाविनाश शुरू हो जाता है, जिससे खतरनाक डेंगू हेमोरेजिक फीवर का खतरा 500 गुना तक बढ़ जाता है। तो चलिए अब एक मरीज के नजरिए से देखते हैं कि डेंगू का ये सफर, ये बीमारी कैसे आगे बढ़ती है। इसके अलग अलग फेज क्या हैं? ये जो ग्राफ है ये डेंगू की पूरी कहानी बयां करता है। ये दिखाता है कि मरीज के शरीर में पहले दिन से लेकर ठीक होने तक क्या क्या उतार चढ़ाव आते हैं। शुरुआत बहुत अचानक होती है। पहले फेज में, जिसे हम फेब्राइल फेज कहते हैं, एकदम से तेज बुखार चढ़ता है 39-40 डिग्री सेल्सियस तक। साथ में होता है जबरदस्त सिरदर्द और पूरे बदन में, जोड़ों में इतना तेज दर्द कि इसे हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है। और सच कहें तो इस स्टेज पर यह पहचानना बहुत मुश्किल होता है कि यह डेंगू है या कोई और आम वायरल फीवर। और फिर आता है वो मोड़ जहां यह बीमारी अपना सबसे खतरनाक रूप दिखाती है। मरीज को लगता है कि चलो बुखार तो उतर रहा है, अब ठीक हो जाएंगे, लेकिन असल में असली खतरा तो अब शुरू होता है। यह है क्रिटिकल फेज या गंभीर चरण। इस दौरान शरीर की नसों से प्लाज्मा लीक होना शुरू हो जाता है, और अगले 24 से 48 घंटे मरीज के लिए सबसे ज्यादा नाजुक होते हैं। अगर उन क्रूशल 48 घंटों में मरीज को सही तरीके से संभाल लिया जाए तो फिर शुरू होता है रिकवरी का फेज। अब शरीर धीरे धीरे उस लीक हुए फ्लूइड को वापस एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। मरीज की हालत सुधरने लगती है, भूख लगने लगती है, और जिस्म में वापस जान आने लगती है। तो सवाल यह है कि डॉक्टर्स इस सबसे खतरनाक क्रिटिकल फेज को मैनेज कैसे करते हैं, क्योंकि यही वो वक्त है जहां सही देखभाल और मॉनिटरिंग ही जिंदगी और मौत के बीच का फर्क तय करती है। देखिए, ये पहचानना बहुत जरूरी है कि मरीज क्रिटिकल फेज में एंटर कर रहा है या नहीं। इसके लिए कुछ वार्निंग साइंस पर नजर रखनी पड़ती है, जैसे पेट में बहुत तेज दर्द होना, लगातार उल्टियां होना, मसूड़ों या नाक से हल्का खून आना, बहुत ज्यादा सुस्ती या बेचैनी, और सबसे जरूरी प्लेटलेट काउंट का तेजी से गिरना। इनमें से कोई भी लक्षण एक रेड अलर्ट है। इस फेज का मैनेजमेंट पूरी तरह से बहुत ही केयरफुल मॉनिटरिंग पर टिका होता है। डॉक्टर्स लगातार ब्लड टेस्ट के जरिए प्लेटलेट्स और हेमाटोक्रिट लेवल्स को ट्रैक करते हैं। जो प्लाज्मा लीक हो रहा है उसकी भरपाई के लिए आईवी फ्लूइड्स यानी नस के जरिए लिक्विड दिया जाता है। लेकिन कितना फ्लूइड देना है ये बहुत ही नाप तोल कर तय होता है। मरीज की हालत के हिसाब से इसे एडजस्ट करना पड़ सकता है। और हाँ,
एस्पिरिन या इब्यूप्रोफेन जैसी दवाएं तो बिल्कुल नहीं दी जाती, क्योंकि वो ब्लीडिंग को और बढ़ा सकती हैं। तो ये तो हुई इलाज की बात, पर जैसा कि हम सब जानते हैं, इलाज से बेहतर हमेशा बचाव होता है। तो डेंगू से बचा कैसे जाए? डेंगू से लड़ाई का सबसे कारगर तरीका है मच्छरों से लड़ाई। हमें उनके पनपने की जगहों को ही खत्म करना होगा। मतलब अपने आसपास कहीं भी साफ पानी जमा ना होने दे, चाहे वो कूलर में हो, गमलों में या पुराने टायरों में। खुद को बचाने के लिए मच्छर भगाने वाली क्रीम यानी रिपेलेंट का इस्तेमाल करें, पूरी बाजू के कपड़े पहनें। और ये सिर्फ एक इंसान की नहीं, बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी है कि मच्छरों को कंट्रोल किया जाए। अच्छा, वैक्सीन के फ्रंट पर क्या हो रहा है? कुछ प्रोग्रेस तो हुई है। एक टेट्रावेलेंट वैक्सीन है CYD-TDV, जो अब उपलब्ध है। ये उन लोगों के लिए है जिनकी उम्र 9 से 45 साल के बीच है और जो ऐसी जगहों पर रहते हैं जहां डेंगू बहुत फैलता है। लेकिन हाँ, इसकी भी अपनी कुछ सीमाएं हैं और ये हर किसी को नहीं दी जा सकती। तो आखिर में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हमारी दुनिया लगातार गर्म हो रही है। ग्लोबलाइजेशन की वजह से हम सब पहले से कई ज़्यादा कनेक्टेड है। लोग और सामान तेजी से एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। ऐसे में डेंगू जैसे बढ़ते खतरों का सामना करने के लिए हम सब मिलकर कितने तैयार हैं?